तो विकास दुबे आखिरकार गिरफ्त में आ ही गया, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि वो 6 दिनों तक चकमा देता रहा और यूपी पुलिस को उसका सुराग तक नहीं मिला। वो इत्मीनान से एक के बाद एक कई राज्यों की सीमाओं को पार करता रहा, लेकिन किसी भी नाकेबंदी में पकड़ में क्यों नहीं आया? उसने अपना हुलिया तक नहीं बदला, फिर भी उसे आखिर कोई क्यों नहीं पहचान सका? ऐसा क्यों है कि मोबाइल या किसी अन्य जरिए से उसका सुराग नहीं निकाला जा सका? उधर उसकी गिरफ्तारी पर सियासी जंग भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। वे पूछ रही हैं कि विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया या फिर उसकी गिरफ्तारी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा है कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक किया जाए, जिससे उसकी सच्ची मिली भगत का भांडाफोड़ हो सके। और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं जो कि पूर्व DGP उत्तर प्रदेश हैं, साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। विक्रम जी, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि जो शख्स 6 दिनों तक यूपी पुलिस के आंखों में धूल झोंकता रहा, वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हत्थे उज्जैन में चढ़ गया? देखिए, कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं कुछ और होती अंदर खाने होती हैं कुछ। ये एक शातिर दिमाग अपराधी था, इसको मालूम था कि इसका कंफर्ट लेवल कहां पर है। अगर केवल आत्मसमर्पण करना होता तो ये यूपी में भी कर सकता था, लेकिन इसको मालूम था कि इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि इबारत दीवालों पे लिखी थी। इसके जिन साथियों का जो हर्ष हुआ, इसका भी वही हर्ष होना था। तो कदाचित इसने प्लानिंग की, प्लानिंग के साथ ये तुरंत पलायन किया। पलायन के बाद उसने एक ऐसा सेफ जगह चुनी जहां पर शायद उसकी मुठभेड़ पे इसके शायद ना हो। तो लेकिन जो 2-3 सवाल आएंगे वो ये कि इतनी लंबी दूरी के बाद, पुलिस की तैयारी के बाद, वो चक्रव्यूह तोड़ करके वो कैसे, इसने वो एक नहीं कई चक्रव्यूह तोड़ करके अंततोगत्वा वो वहां पे पहुंचता है जहां पर इस तरीके की, मैं कहता हूं चलिए आत्मसमर्पण ही सही, कानूनी दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित है। लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल नंबर 1 कि हमारी जो पूरी तैयारी थी चक्रव्यूह की, नाकेबंदी की, क्या वो बिल्कुल फेल थी? क्या हमारा रिस्पॉन्स टाइम उतना उपयुक्त नहीं था? क्या हमने कोई शनाख्त या हमारी कोई नहीं थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कोई पर्दे के पीछे से कोई पुलिसकर्मी इसको नेविगेट और गाइड कर रहा था? जी ठीक है। विनोद जी, आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगा, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि जिस बात का इशारा विक्रम जी कह रहे हैं कि उसको लग रहा कि शायद वहां पर उसकी मुठभेड़ नहीं होगी, इसलिए उसने वहां पर आत्मसमर्पण किया, या कहें कि गिरफ्तारी का नाटक किया। लेकिन जब फरीदाबाद में 2 दिन पहले वो दिखा, तो क्या हरियाणा पुलिस में उसको ये डर था, या फिर हम कहें कि यूपी पुलिस के सामने जाता तो उसको ये डर था? क्योंकि एक के बाद एक जो उस रात को मुठभेड़ हुई है, उसमें जो जितने लोग इसके साथी शामिल थे, 5 अभी तक जो है वो ढेर किए जा चुके हैं। विनोद जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या उसको ये इत्मीनान था कि मध्य प्रदेश में उसकी मुठभेड़ नहीं होगी, इसीलिए उसने गिरफ्तारी का अपना वहां पर ड्रामा रचा है उज्जैन में? नहीं, देखिए, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है या पकड़ा गया है, बड़ा नाटकीय तरीके से पकड़ हुई है, तो वो एक सवाल तो पैदा करता ही है। अब सच्चाई क्या है तो वहां स्थानीय स्तर पर अगर इसको ढंग से रिपोर्टिंग की जाए तो इसके तरीके से पता लगेगा। लेकिन जो तरीका है वो पूरा जो है, विक्रम सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, बहुत तेज तर्रार DGP रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये जानते हैं कि कैसे पकड़ा जाता है या कैसे पकड़वाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जी, चूंकि मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ, विकास दुबे जैसे अपराधियों को या इस तरह के लोगों को फलने फूलने का मौका उत्तर प्रदेश में बड़ा खुले तरीके से पिछले 20-25 सालों से मिल रहा है। 90 के बाद से जो स्थिति बनी है, तो उसमें मतलब ये एक विकास दुबे का मामला तो सामने इसलिए आ गया कि वो इतनी बड़ी घटना हो गई कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, एक सर्किल अधिकारी समेत। वरना कितने विकास दुबे उत्तर प्रदेश में अभी जो है अलग अलग जिलों में घूम रहे होंगे। और विकास दुबे का अगर मामला लें तो देखिए, इतने ही सरकारें आई उत्तर प्रदेश में, जब से ये संतोष शुक्ला का हत्याकांड हुआ या सिद्धेश्वर पांडे जो शूली के ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो मारे गए, उस मामले में तो बाकायदा सजा हुई थी, लेकिन उसमें जमानत मिल गई आगे हाईकोर्ट से। तो अब उसको अभी तक जो है वो नहीं किया गया। संतोष शुक्ला वाले मामले में तो अपील ही आगे नहीं की गई उसमें, जबकि थाने में दिन दहाड़े मर्डर हुआ था। तो सारी पुलिस व्यवस्था जो है और सारे राजनीतिक आका जो है वो हर दल के
ठीक है कहीं ना विक्रम जी, कहीं मैं मदद करते रहे हैं। आपने जो 3 सवाल पूछे उसमें जो तीसरा सवाल था वो काफी महत्वपूर्ण है। मुझे उसी पर आपसे एक सवाल पूछना। आपने कहा कि कहीं पुलिस के भीतर ही तो कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इसको पूरा गाइड कर रहा हो। हालांकि हमने देखा है कि जो उस रात को घटना हुई थी उसमें 2 लोग तो मुखबिरी करते हुए पकड़े गए, गिरफ्तारी भी उनकी हुई है। तो ऐसे में जबकि इतना बड़ा गठजोड़ दिखाई दे रहा है जिसका कई विनोद जी भी जिक्र कर रहे हैं, ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है कि ना ही इसका कोई एक दिन में हल होने जा रहा है, लेकिन कम से कम इस मामले में आपको लगता है कि शुरुआत करनी पड़ेगी और जितनी भी इस तरह के हैं ब्लैक शिप जिनको बोलते हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। अखिलेश जी, महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने, और इसमें 1-2 मुखबिर नहीं है, ये तो 1-2 वो जिन पे आपने कार्रवाई की है। मुखबिरों की संख्या अगर कहें तो 3/4 थाना इनका मुखबिर था। इसके अलावा थाने के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इनके लिए आरती का थाल लिए खड़े रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं कहता हूं पुलिस, आईएएस, आईपीएस, राजनेता, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जो भी हैं इसके साथ में, क्योंकि वो हमारे शहीदों के खून की असली श्रद्धांजलि यही होगी जब इनको गैंग चार्ट में सम्मिलित करके जो गैंग केसेस होते हैं और जो सजा विकास दुबे की हो वही सजा इन सब की हो। और अभी तक जो यूपी पुलिस की कार्रवाई रही है, उसका घर तोड़ दिया गया, उसके जो दूसरे जो एस्टैब्लिशमेंट थे उन पर जो है कार्रवाई की गई, उसके जो सहयोगी थे उस रात को जो शामिल थे उनको, उनमें से कईयों को मुठभेड़ में गिरा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो खोया हुआ विश्वास है जनता का उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश है? कोशिश हुई लेकिन चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। जरा इससे अच्छा यह होता कि अपने को पहले संगठित कर लेते, संगठित करने के बाद थाना तलाशी लेते। सरकार इतनी ताकत आपको देती है, कानून देता है, आप सारी अचल संपत्ति कुर्क कर सकते। इनकी ही नहीं, इनके सारे सहयोगियों की वहां झाड़ू लग जाता। ये सब करने की बहुत ज्यादा जरूरत मैं इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन अगर किया है तो चलिए। उनका कहना था कि शायद गोपनीय दस्तावेज या हथियार या सोना या बम वगैरह थे, कुछ बरामदगी भी हुई है, लेकिन उसके करने का एक तौर तरीका होता है। लेकिन खैर विश्वास जगा है, अब मुठभेड़ें भी हुई हैं उनको, लेकिन मैं समझता था कि इसका और भी बेहतर तरीका था करने का। विनोद जी, जिस बात का जिक्र आप कह रहे हैं, एक तरह से खाकी और खादी का जो एक गठजोड़ दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश की अकेले की समस्या नहीं है, कई राज्यों में इस तरह का गठजोड़ है। लगातार समय समय पर पुलिस सुधारों की बात भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ भी हो लेकिन आखिरकार पुलिस जो है वो नेताओं के हाथों की कठपुतली बन करके ही रह जाती है, और कम से कम इस मामले में तो ये दिख रहा है। विनोद जी, आपसे सवाल था। जी बताइए। सवाल आपसे यही पूछ रहा कि जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि जो एक तरह का खाकी और खादी का गठजोड़ दिख रहा है यूपी में, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए गठजोड़ तो ऐसा है। अब अगर संतोष शुक्ला हत्याकांड ले तो संतोष शुक्ला कोई मामूली नेता नहीं थे जिनकी हत्या हुई। संतोष शुक्ला उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता थे, और मैं तो स्वयं चूंकि छात्र रहा हूँ, छात्र नेता रहे हैं, वो हम लोगों के छात्र नेता थे हमारे जमाने में। वो 1974 में जो है कानपुर विश्वविद्यालय में जो है अध्यक्ष चुनाव लड़े थे कॉलेज से, जब हम लोग, हमारे बड़े भाई, हमारे जो है कजन थे, उन्होंने उनको हराया था। बड़े तेज तर्रार नेता थे संतोष शुक्ला, और बड़े अच्छे छवि के दमन मतलब मजबूत नेता थे। उनकी हत्या हुई और उसके बाद उस केस को जिस तरह से ढीला ढाला छोड़ा गया कि एक भी गवाही नहीं मिला, मतलब आप देखिए, उसके बाद उसको आगे जो है परसू नहीं किया गया, और तमाम सरकारें आई। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, जब संतोष शुक्ला की हत्या हुई, उसके बाद मायावती और बीजेपी की मिलीजुली सरकार आई, उसके बाद फिर मुलायम सिंह की सरकार आई, उसके बाद फिर मायावती जी की सरकार आई, उसके बाद फिर जो है अखिलेश यादव की सरकार आई, और फिर बीजेपी की सरकार आई। तो उसको मतलब आगे परसू तक नहीं किया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि गठजोड़ कितना मजबूत रहा। और विकास दुबे की जो ग्रोथ हुई है वो उसी दौर में हुई है जब उत्तर प्रदेश में जब से जातीय और गिरोहबंदी की राजनीति का बोलबाला शुरू हुआ 90 के बाद से। विक्रम सिंह जी जानते हैं, इन्होंने तो एक मुख्यमंत्री के घर से एक सांसद को गिरफ्तार किया था, उस समय खुद डीजीपी थे। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की कमी रही है। सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का रहा है, जिस तरह से जो है राजनीतिक संरक्षण और उसके बाद पुलिस के भीतर से कुछ अधिकारियों का संरक्षण। इसी में आप देखिए देवेंद्र मिश्रा के बारे में कहा है उस विकास दुबे ने, जो इंदौर से वहां से खबर आ रही है जेल से कि मेरी उनसे नहीं बनती थी और मुझे परेशान, यानी वो एक ईमानदार अधिकारी थे देवेंद्र मिश्रा, और उनको शहादत देनी पड़ी। और ऊपर वाले अधिकारी और नीचे वाले अधिकारी जो विकास दुबे से जिनके बारे में कहा जाता है मिले हुए थे नीचे वाले ऊपर, तो वो कहाँ है? तो इससे समझ में आ जाता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कितनी सड़ गल चुकी है कि उससे जो है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है
तब हम सब एकदम से नीजर जी, रिएक्शन बिल्कुल। करते हैं, विनोद उसके जी, बाद बुलडोजर से आपका घर भी गिरा जी देंगे, विनोद जी, शुक्रिया आप वो भी आपका कर इस देंगे। तमाम चर्चा के लिए। उसके विक्रम सिंह जी, पहले आपका आप भी बहुत बहुत बोल रहे धन्यवाद थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विनोद दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब यही माना जाना चाहिए विकास दुबे की कि आखिर होता क्या है, क्योंकि सवाल जो है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर भी उठ रहे हैं, संकल्प शक्ति के ऊपर उठ रहे हैं, और यूपी पुलिस के ऊपर भी जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के सवाल तो है ही।